नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता जी री। कैसे हो सभी। तो कल जो पढ़ा वो एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने राणा हमीर जी के बारे में पढ़ा था। राणा हमीर जी 1326 से लेके 1364 तक है। राणा हमीर जी को कौन सी प्रशस्ति के अंदर विषम घाटी पंचानन कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। और कुंभा द्वारा लिखित कौन सी किताब के अंदर उनको वीर राजा की उपाधि दी गई है? रसिक प्रिया, जो कि टीका की हुई है। ठीक है। तो राणा हमीर सिंह जी के युद्ध हुआ था एक, उसका नाम था सिंगोली का युद्ध। कहाँ है वो? बांसवाड़ा के अंदर। किन के बीच में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर। राणा हमीर जी ने एक माता जी का मंदिर बनाया था चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। उनका नाम क्या था? अन्नपूर्णा माता। दूसरा नाम क्या है? बीरबड़ी माता। और वो क्या है? मेवाड़ के राजाओं की इष्ट देवी है। कुल देवी कौन है? बाण माता। तो उनके राणा हमीर जी के बारे में आए थे, बाद में आए थे क्षेत्र सिंह जी। क्षेत्र सिंह जी ने बूंदीगढ़ के आक्रमण किया था और वो घायल होकर मृत्यु हो गई उनकी। उनके बाद में अपन ने राणा क्षेत्र सिंह जी के बारे में अपन ने बात की थी, राणा लक्ष्य सिंह जी। तो लक्ष्य सिंह जी के बारे में 3 घटना आपको बताई थी। जावर की खान और पिछोला झील का निर्माण हुआ था। जावर की खान से कौन सा खनिज निकलता है? चांदी का खनिज। ठीक है। और राणा लाखा का एक विवाह बूंदी कियाड़ी रानी से हुआ था और नकली बूंदी का किला बनाया था और उस पर आक्रमण किया था। इसके बाद में अपन ने बात की थी, इसके बाद में आगे बात करते हैं राणा मोकल की। राणा चुंडा ने ना जो रणमल थे, उन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा जी से कराया था। तो बाद में राणा लाखा जी के पुत्र थे चुंडा जी। चुंडा जी ने शपथ खाई थी कि मैं राजा के पद पर अधिकार नहीं करूंगा, ना मेरे वंशज करेंगे थे। तो उनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। ठीक है। उनके बाद में हंसाबाई के जो पुत्र हुए वो हुए मोकल। तो मोकल के बारे में हमने 2-3 बात की थी। वो 1433 के अंदर अहमद शाह गुजरात के शासक आक्रमण किया था। तो जब वो गए तो चाचा और मेरा ने उनकी जिलवाड़ा राजसमंद के पास यहाँ पर क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है। तो इसके बाद में अपन आज आगे करते हैं। तो वो चाचा और मेरा मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, जो मालवा के शासक है, उनके पास चले गए। तो अब क्या हुआ? जो मोकल की माता है हंसा देवी ने अपने भाई रणमल को मारवाड़ से बुलाया और कहा कि मोकल ऐसे युद्ध के लिए गए थे और चाचा मेरा ने इनकी हत्या कर दी धोखे से, तो आप आओ हमसे बदला लो। अभी मेवाड़ के पास तो कोई राजा है नहीं, आप आओ मेवाड़ को संभालो और कुछ दिन मेवाड़ को संभालो और परिस्थितियां जब सामान्य हो जाएगी तो अपन आगे देखेंगे क्या करना है। तो रणमल आए और उन्होंने चाचा और मेरा की वध कर दिया। चाचा और मेरा को युद्ध के अंदर हरा दिया और मेवाड़ के अंदर ही कुछ दिन के लिए ठहर गए। तो आप लिख लीजिए रणमल और चुंडा जी थे, उनके छोटे भाई थे राघव देव। उन दोनों ने मिलकर चाचा और मेरा की हत्या की है। रणमल व राघव देव ने चाचा और मेरा की हत्या की। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर चाचा और मेरा से अपने पिताजी की हत्या का बदला ले लिया। और रणमल ने उसके बाद में रणमल है जो मेवाड़ के अंदर ही कुछ समय के लिए ठहर गए। और उसके बाद में कुंभा के संरक्षण बने और अगले राजा कौन बन गए? महाराणा कुंभा। तो अगली हेडिंग आप महाराणा कुंभा जी की डाल लीजिए। राणा कुंभा का शासनकाल कहां से है? उनका 1433 में मोकल का खत्म हुआ। ये 1433 से लेकर 1468। तो इनके संरक्षण लिख लीजिए आप। कुंभा इस समय छोटे थे जब इनके पिताजी की हत्या चाचा और मेरा ने कर दी। तो इनके रणमल के संरक्षण के अंदर राणा कुंभा को राणा राजा बनाया गया। संरक्षण कौन है?
रणमल। तो अब देखो क्या हुआ आगे। रणमल को हंसा देवी ने कुछ समय के लिए बुलाया था, लेकिन रणमल का जो वर्चस्व है वो मेवाड़ के अंदर बढ़ने लग गया। अब रणमल ने क्या है, जो चुंडा के भाई है राघव देव की भी कोई बात हुई तो उनकी भी हत्या कर दी, और ऐसी बात फैल गई कि ये थोड़े दिनों के अंदर मेवाड़ पर रणमल कब्जा कर लेगा और कुंभा की भी हत्या कर देगा। तो जो रणमल है उनकी एक दासी थी भारमली, तो कुंभा ने और उनकी माता हंसा देवी ने भारमली को बुलाकर कहा कि भारमली, तुझे अपने देश के लिए, तू मेवाड़ की है, तुझे अपनी मातृभूमि के लिए इस रणमल की हत्या करनी पड़ेगी। तो भारमली ने कहा कि भाई मैं अकेली तो कैसे इसे क्या कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि हम जैसा कहते हैं वैसा तुम करते जा। तो हंसाबाई और मोकल ने क्या किया कि जो अपने राणा चुंडा जी थे वो चुंडा जी को निष्कासित कर दिया था, और वो कहाँ चले गए थे, मांडू मालवा के अंदर। अभी हंसाबाई जो उनकी मम्मी लगती है, तो उन्होंने चुंडा को वापस संदेश भेजा मालवा से और कहा कि चुंडा जी अभी इतनी भी क्या नाराजगी है, कह दिया कुछ, गुस्सा है यार, आप चले गए, अब आप वापस आओ मेवाड़ को, आपकी आवश्यकता है। तो चुंडा जी तैयार ही बैठे थे वहाँ, तो भटक भटक कर उनकी हालत खराब थी। उन्होंने कहा आप भेजो, बुलाओ तो सही, आ जाएंगे हम। तो उन्होंने जैसे ही संदेश भेजा, राणा चुंडा जी आ गए और चुंडा जी को सारा घटनाक्रम उन्होंने बताया कि क्या क्या घटना आपके जाने के बाद मेवाड़ के अंदर घटित हुई है। अब जो रणमल है वो कुंभा को मारने की प्लानिंग बना रहा है, आप इसको मारिए। तो जो रणमल था, रणमल शरीर में बहुत विशालकाय था, इतना बड़ा जो उसका शरीर था, और वो बहुत ही सूरवीर था। तो उनके खिलाफ क्या है कि रणमल जी ने, तो ये चुंडा जी ने कहा कि इसको अकेले तो भाई मारा नहीं जाएगा, और जब तक ये ऐसे खड़ा रहेगा तो अपन तो क्या है, कितने भी चले जाओ, और इसको मारना तो धोखे से पड़ेगा। तो उन्होंने भारमली को बुलाया और कहा कि तू इसको आज बुला और इसको फुल शराब पिला दे एकदम। जब ये शराब के नशे के अंदर एकदम धुंध रहेगा ना, तब हम आएंगे और इसको मार देंगे। तो भारमली ने ऐसा किया। जब तो रणमल जी को क्या है कि शराब पीने की आदत थी, तो एक रात जब वो थोड़ा सा शराब पी कर आ रहे थे, तब कमरे के अंदर आए तो भारमली बैठी थी, और भारमली कह रही क्या है, मेरे को कभी कहते ही नहीं, हमेशा आप अकेले ही पी कर आ जाते हो, आज मैं भी पीऊँगी, बैठो। तो उसने कहा ये क्या बात कर रही है, आज तुम पिएगी, कभी तो कहती नहीं, आज क्या बात है। तो भारमली ने बात घुमा फिरा कर कहा आज नहीं, आज मेरे हाथ से हुए हो आप। तो भारमली ने पैक लगाकर एकदम एक बोतल पिला दी, लेकिन वो रंग टाइप का आदमी था, उसके कुछ हुआ नहीं एक बोतल से। उसने कहा चलो पी ली अभी देखो। तो उन्होंने कहा भाई, वहाँ पे पास में राणा चुंडा और उनके सिपाही खड़े थे, भाई अभी तक तो इसके कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे हम आ जाएंगे, अकेला ही मार देगा हमको, थोड़ी और पिला। उन्होंने इशारा किया। तो भारमली ने कहा रणमल को एक बोतल से क्या होता है, एक बोतल और पड़ी है, ये भी अपन पियेंगे। तो अगली बोतल पीने के बाद 2-3 बोतल और पिला दी, और रणमल एकदम उसके पांव डगमगाने लगे, और वो जैसे ही सोया तो सोकर वो भाई बेहोश हो गया या निश्चेतन अवस्था में आ गया। तो उन्होंने इशारा किया कि इसके भाई कुछ पता नहीं है, इतना खतरनाक आदमी, हम आए और कहीं ये खड़ा हो जाए बाद में। तो उन्होंने क्या किया, उनको कहा भाई इसके हाथ पैर बांध दो। जैसे ही वो पलंग पर गिरा तो हाथ पैर उसके बांध दिए उसको, वो तो अचेतन अवस्था में था, उसको पता नहीं चला, उसके हाथ पैर सब बांध दिए। और कहा जाता है कि जब हाथ पैर बांध दिए और चुंडा सब आए उसको मारने के लिए, तो एक आदमी उसके जो छाती पर बैठकर उसके हृदय पर तलवार के चला ही ना, तो वो होश में आ गया। और कहा जाता है कि रणमल इतना ताकतवर था कि उसके ऊपर बैठने के बाद में उसको जैसे ही उसे तलवार की लगी उसको होश आ गई, और उसके हाथ और पैर दोनों पलंग से बंधे हुए थे, लेकिन वो पलंग को खड़ा हो गया, पलंग को साथ में लेकर, और उसके ऊपर जो बैठा था ना उसको उसी की हत्या उसने कर दी। लेकिन अकेला क्या करता, वो पास में जैसे ही खड़े थे, वो जैसे ही खड़ा हुआ तो पास में तलवारों से भालों से उसको हत्या कर दी। तो रणमल जी की हत्या किसने की है, चुंडा और उनके सैनिकों ने। तो आप लिख लीजिए, चुंडा ने रणमल की हत्या कर दी।
अब क्या है, रणमल जी के पुत्र है राव जोधा, जो जोधपुर के संस्थापक है, वो भी इस समय सारा परिवार रणमल मेवाड़ में लेकर बैठा था। तो जोधा उस समय कोई दूसरे किले के अंदर था, पास में कोई। तो पता चला जोधा जी को, भाई रणमल जी को, आपके पिताश्री को तो इस प्रकार हत्या कर दी, अभी वो आपके पास आ रहे हैं। तो वैसे ही जोधा है जो वहां मेवाड़ से भागकर बीकानेर में एक गांव है काहुनी, वहां पर आकर रुक गया वो। तो आप लिख लीजिए, जो जोधा है, जोधा मेवाड़ से बीकानेर के काहुनी गांव में शरण ली। अभी यहाँ क्या है कि जोधा को हड़बू जी मिलते हैं और हड़बू जी अपनी तलवार जोधा जी को भेंट करते हैं और जोधा जी 1453 के अंदर मंडोर पर आक्रमण करके मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। जैसे ही क्या है कि जोधा जी भागकर बीकानेर आए ना, तो वो चुंडा ने क्या कहा कि अपन अभी मारवाड़ पर ही आक्रमण कर दो। और इन्होंने क्या किया, चुंडा जी ने जो मंडोर है उस मंडोर पर कब्जा कर लिया। बाद में जो अपने लोक देवता है हड़बू जी की मुलाकात जोधा जी से हुई, तो जोधा जी ने उनको बताया, तो उन्होंने तलवार दी और आशीर्वाद दिया कि तू मंडोर वापस जीत लेगा। तो बाद में जोधा जी ने मंडोर को वापस विजय कर लिया। तो आप लिख लीजिए ना, चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब चुंडा ने जब मंडोर पर अधिकार कर लिया, तो जोधा जी ने 1453 के अंदर आकर वापस मंडोर को जीत लिया। और मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक संधि हुई, जिसको कहते हैं आवल बावल की संधि, जो 1453 के अंदर हुई है। इस संधि के अंदर मेवाड़ और मारवाड़ की इससे पहले सीमा निर्धारित नहीं थी कि कहाँ से मेवाड़ शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में एक सीमा रेखा बना दी कि यहाँ मेवाड़ है और यहाँ मारवाड़ है। तो आवल बावल की संधि आप लिखिए। कौन सी संधि हुई है? आवल बावल की संधि। ये कब हुई है भाई? 1453 के अंदर। तो मारवाड़ के कौन थे? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में हुई है ये। मारवाड़ के शासक से जोधा और मेवाड़ के थे राणा, अरे ये कुंभा। तो इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की एक तो सीमा निर्धारित हो गई, और उसके बाद में इसके जो राव जोधा जी की पुत्री है श्रृंगार देवी, उसका विवाह कुंभा के एक पुत्र है रायमल, उनके साथ विवाह कर दिया। तो जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। और ये श्रृंगार देवी है, इसने चित्तौड़ के अंदर गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया।
भुसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये जो कुंभा थे, कुंभा जी की माता जी का नाम आप लिख लीजिएगा, कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी है। परमार है ये। तो आगे अपन लिखते हैं, देखिए 1437 के अंदर एक युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। उसके अंदर महमूद, मालवा का जो महमूद खां खिलजी था और कुंभा के बीच में युद्ध हुआ है। इस युद्ध के अंदर राणा कुंभा जी जीत जाते हैं और ये जो महमूद खिलजी है प्रथम, ये हार जाता है। तो सारंगपुर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, कब हुआ इसकी डेट ध्यान रखना। सारंगपुर, या इसको क्या कहते हैं, मालवा का युद्ध। चौदह सौ 37 में हुआ है। मालवा का शासक कौन था, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम वर्सेस कुंभा। तो इस युद्ध के अंदर राणा कुंभा जी जीत जाते हैं और ये जो महमूद खिलजी है इसको खदेड़ दिया जाता है और मालवा पर अधिकार किसका हो जाता है, कुंभा का। और इसी समय नागौर के दो भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। एक का नाम था शम्स खां और एक का नाम था मुजाहिद खां। तो शम्स खां भाई कुंभा के पास, कुंभा अपने टाइम का सबसे शक्तिशाली शासक था इस समय। तो शम्स खां कुंभा से मदद मांगता है और कहता है आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपको टैक्स भर दूंगा। तो कुंभा ने कहा चलो ठीक है, मैं मदद कर देता हूँ आपका। तो नागौर के दो भाई कौन थे, लिखिए नागौर संघर्ष, नागौर संघर्ष। कौन भाई थे दो, शम्स खां और मुजाहिद खां। कुंभा ने किसकी हेल्प की, शम्स खां की। और जब भाई कुंभा आएगा तो युद्ध का निर्णय तो हो चुका है, शम्स खां ने जीत लिया और शम्स खां नागौर का शासक बन गया। लेकिन कुछ समय क्या है, इसके हेकड़ी हो गई। इसने कहा भाई क्यों, नागौर का राजा मैं हूं और क्यों उसको टैक्स दूं, क्या कर लेगा कुंभा। तो इसने क्या है, कुंभा ने कुछ टाइम तक इसने कुंभा को टैक्स नहीं दिया। कुंभा ने लेटर भेजे, क्या भाई लेट कैसे हो रही है, रेवेन्यू दो। तो शम्स खां ने उसके उत्तर नहीं दिया और कुंभा ने 2-3 बार भेजा लेकिन इसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो कुंभा ने इस शम्स खां पर आक्रमण कर दिया और शम्स खां को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और नागौर पर कब्जा कर लिया। ये शम्स खां चला जाता है गुजरात, और गुजरात का उस समय शासक था कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन के पास जाकर अपनी बेटी का विवाह करा देता है और बाद में कुतुबुद्दीन को कहता है कि भाई राजस्थान के अंदर इस प्रकार का एक राजा है, मेरे किले पर, मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है, बहुत शक्तिशाली शासक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा आप हमारे रिश्तेदार हो, ऐसा कौन सा शासक हो गया जो अभी चलते हैं आक्रमण करते हैं और अभी नागौर जीत लेते हैं। तो ये दोनों शम्स खां और कुतुबुद्दीन खां दोनों आकर कुंभा को पराजित किया। इस शम्स खां ने कहा भाई राजस्थान का राजा है, कुंभा तो बुरी तरीके से मारता है, भगा भगा कर मारता है, छोड़ता नहीं है। तो इसने दोनों आए तो कुंभा ने क्या किया, इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटा और भगा दिया। तो आप लिखिएगा कुतुबुद्दीन व नागौर के शम्स पराजित किया। कुंभा ने अपने शासनकाल के अंदर 100 युद्ध लड़े थे और 100 के 100 युद्ध के अंदर कुंभा विजयी रहा था। इस महाराणा कुंभा ने कभी पराजय की शक्ल देखी नहीं।
तो अब पहले तो इस युद्ध के अंदर देखो, इस युद्ध के अंदर महमूद खिलजी को हरा दिया और इसके अंदर इस शम्स खां और कुतुबुद्दीन दोनों को हरा दिया। तो अब दोनों क्या आ गए, दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो ये दोनों कुंभा से हार चुके हैं, ये दोनों आते हैं और एक संधि करते हैं। संधि के अंदर कहते हैं कि अकेले तो भाई हमारी पार पड़ेगी नहीं, अकेले तो कुंभा बहुत खतरनाक आदमी है, अपन दोनों अगर मिलकर जाएं तो इसको पराजित कर लें। तो दोनों ने संधि कर ली। कौन सी संधि थी वो? चंपानेर की संधि। लिखिए आप, चंपानेर की संधि कब हुई है? ये 1456 के अंदर। किन किन शासकों के बीच में हुई है? मालवा का कौन है? महमूद खिलजी प्रथम एंड, और इसके साथ में कौन है बताइए? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ये गुजरात का शासक है। इन दोनों ने भाई चंपानेर की संधि कर ली और 1456 के अंदर चंपानेर की संधि की है। और अगले वर्ष 1457 के अंदर इन्होंने बैराटगढ़ के स्थान पर जो भीलवाड़ा के अंदर है उसको कुंभा के पर आक्रमण कर दिया दोनों ने मिलकर। तो युद्ध इन दोनों ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण कब किया? अगले साल, संधि के अगले साल। तो कौन सा युद्ध है ये? बैराटगढ़। बैराटगढ़ का युद्ध कब हुआ? ये 1457 के अंदर। तो ये युद्ध कौन जीता बताओ, अंदाजा लगाओ भाई। ये दोनों एक साथ आ गए कुंभा पर, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, कौन जीता? अभी मैंने आपको बताया था कुंभा ने अपने जीवन के अंदर, इस शूरवीर ने, कुंभा ने 100 युद्ध जीते और 100 के 100 युद्ध किए, 100 के 100 जीत गया। तो ये भी युद्ध कौन जीता? दोनों को। पहले तो उस शम्स खां और कुतुबुद्दीन को हराया, अब ये दोनों है, इनको भी बुरी तरीके से पराजित कर दिया। तो कौन है? ये युद्ध किसके बीच में हुआ है? महमूद खां और प्लस कुतुबुद्दीन वर्सेस कुंभा। कुंभा भाई बड़ा खतरनाक शासक था। तो कौन जीत गया? कुंभा। ये युद्ध भी कौन जीत गया? कुंभा। तो भाई अब दोनों ये शांत हो गए अपने। भाई इस जन्म में तो कुंभा हरा नहीं पाएंगे कुंभा को, अपना अपना राज्य जैसा भी है चुपचाप काम चलाते रहो। और मेवाड़ के सामने भाई देखो ही मत, मुंह ही मत करो मेवाड़ के सामने। तो ये आप युद्ध लिखिए, आगे अपन बात करते हैं। लिख लिया? तो पहला जो युद्ध हुआ था 1437 के अंदर, मालवा का युद्ध या सारंगपुर का युद्ध। उस सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कौन से विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? ठीक है ना? तो सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर को कौन सा युद्ध और कहते हैं? मालवा का युद्ध। सारंगपुर युद्ध या मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण तो ये विजय स्तंभ मेवाड़ की शान है, मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह है। तो इस विजय स्तंभ के बारे में अपने को 5-6 बात लिखनी है। उसके साथ आप ये भी लिख लीजिए इस युद्ध के उपलक्ष्य में तो कौन सा निर्माण करवाया है? विजय स्तंभ का। और जो ये अभी युद्ध किया आपने 1457 के अंदर बैराटगढ़ का युद्ध,
वो कहाँ है? बैराटगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं मैं, तो यहाँ पे लिख लेना बैराटपुर, बैराटगढ़ विजय। बैराटगढ़ विजय पे एक माता जी का मंदिर बनाया है, कुशाला माता का मंदिर, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर ही है। कहाँ है ये मंदिर? बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। तो जो सारंगपुर मालवा का युद्ध है उसके विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया है, और उसके बाद में ये जो बैराटगढ़ का युद्ध हुआ था उसके विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर बनाया है बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ के अन्य नाम आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप विजय स्तंभ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विजय स्तंभ के बारे में आप अन्य नाम लिखिए, अन्य नाम। अन्य नाम क्या है इसके? विष्णु ध्वज, भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है? विष्णु ध्वज। गरुड़ ध्वज, भगवान विष्णु को समर्पित है, और भगवान विष्णु के जो वाहक है वो है गरुड़, तो इसका नाम गरुड़ ध्वज भी है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। विष्णु ध्वज नाम है, गरुड़ ध्वज है, और चौथा नाम लिखिए आपका कीर्ति स्तंभ भी इसको कहते हैं। पांचवा नाम है देवी देवताओं का अजायब घर। देवी देवताओं का अजायब घर। तो आगे लिखिए अपन, अन्य नाम लिख लिए इसके। देखिए इसमें देवी देवताओं की क्या है? मूर्ति लगी है, ठीक है ना। तो ये कितने मीनार कितने इस पर? कितने मंजिला है? 9 मंजिला है ये विजय स्तंभ, 9 मंजिला, 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर इसमें 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है अरबी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा के अंदर है। आठवीं मंजिल पर कुछ नहीं लिखा है। आठवीं मंजिल पर कुछ इस पर कोई शब्द उत्तीर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसका पुनर्निर्माण आगे आएंगे महाराणा स्वरूप सिंह, जो 1857 की क्रांति के अंदर मेवाड़ के राजा हैं, उन्होंने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया है। तो लिख लीजिएगा आप, पुनः निर्माण स्वरूप सिंह ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने।
कुतुबुद्दीन आपके ये जो कर्नल जेम्स टोड है, टोड ने इस विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। तुलना कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली के अंदर। आगे लिखते हैं अपन। एक यात्री आया था, उस फर्ग्यूसन है, क्या नाम है उसका? फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने है इसकी तुलना की है आपके रोम में, रोम के टावर से। फर्ग्यूसन ने रोम के टावर से तुलना। तो आपको पूछ ले किस इतिहासकार ने, किस यात्री ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टावर से की है, तो फर्ग्यूसन। ठीक है। और इसके प्रतीक चिन्ह, ये जो प्रतीक चिन्ह है, तो अपने जो राजस्थान पुलिस है उसका प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। आरबीएससी है उसका प्रतीक चिन्ह भी आपके ये विजय स्तंभ है। और एक संगठन बनाया था आपने, जब आज़ादी अपन पढ़ेंगे तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से एक संगठन बनाया था, तो उसका भी प्रतीक चिन्ह क्या था अपने मेवाड़ का? विजय स्तंभ। तो ये भी आप लिख लीजिए, प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस का, आरबीएससी, अभिनव भारत। तो ये 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियां हैं इसके अंदर, 9 मंजिला है। तो ये विजय स्तंभ के बारे में अपने को ध्यान रखना है, इतनी चीजें। आगे लिखते हैं अपन। तो विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। तो इस पर डाक टिकट जारी, इसके अंदर शाही भरना, डाक टिकट। डाक टिकट कब जारी हुआ है? पहली इमारत, राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। कब हुआ है? 15 अगस्त 1949। 15 अगस्त 1949 पर ये जो राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। तो ये विजय स्तंभ कौन सी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया? सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ? 1437 के अंदर। आगे अपन बात करते हैं राणा कुंभाजी के उपाधियों के बारे में। उपाधि, तो आप उपाधि बहुत है राणा कुंभाजी की, आप लिखिए। पहले अभिनव
अभिनव भट्टाचार्य। ये जो राणा कुंभा है ये वीणा का वादन करते हैं। तो संगीत के लिए अगर आपको पूछे कि संगीत के क्षेत्र के अंदर राणा कुंभा की कौन सी उपाधि है, तो अभिनव भट्टाचार्य है। राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो रासो। ये राणा कुंभा जी की कुछ उपाधियां है, लिखिए आप। अभिनव भट्टाचार्य, राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो रासो। गिरी दुर्गराज। श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग है, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। इनलिए गुरु गिरी दुर्ग के राजा भी कहलाए जाते हैं। आगे आप लिखिए। एक उपाधि है दान गुरु। तो ये राणा कुंभा जी की कुछ उपाधियां है। आगे हम लिखते हैं राणा कुंभा जी की किताबों के नाम। हाँ, तो एक गुजरात के जो शासक थे ना, उन्होंने इसको उपाधि एक और दी थी, उसका नाम था हिंदू सुल्तान। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिनव भट्टाचार्य भी इंपॉर्टेंट है। और ये गुरु गुरु ये सारे इनके, राणो रासो, दान गुरु, दानी बहुत थे इसलिए दान गुरु उपाधि इनकी। 32 दुर्ग बनाए राणो रासो, ये किताबें भी लिखते थे। तो इसलिए अपन लिखते हैं इनकी कुछ प्रमुख किताबें। लिखिए पुस्तकें। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार। इसके 7 भाग है। और ये जो संगीत राज है जो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके भी 5 भाग हैं। तो उसके क्या है, इसके 2 मुख्य भाग लिख लीजिए आप। नृत्य रत्नकोश, संगीत रत्नकोश, संगीत रत्नकोश, ये मुख्य भाग है इसके। ठीक है। कामराज रतिसार ये 7 भाग है, संगीत राज के 5 भाग है। और ये जो नृत्य रत्नकोश है ये एग्जाम में आ चुका है। आगे लिखते हैं अपन। तो राणा कुंभा ने जो 32 दुर्ग बनाए हैं राजस्थान के अंदर, उनमें से कुछ प्रमुख की बात अपन कर लेते हैं। तो कौन से है?
कुंभलगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान, बसंतगढ़, ये कुंभलगढ़ है, राजसमंद में है। अचलगढ़ सिरोही में है। इसकी मरम्मत कराई थी। गुजरात से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया है। संरक्षण हेतु। मचान दुर्ग उदयपुर में है। और ये बसंती दुर्ग है, बसंतगढ़, ये भी सिरोही के अंदर ही है। ठीक है। और राणा कुंभा जी की पुत्री का नाम था, जिसकी उपाधि बहुत प्रसिद्ध है, वागीश्वरी। ठीक है। तो उनकी जो पुत्री थी, उनके विवाह के उपलक्ष्य के अंदर इन्होंने श्रृंगार चौरी का निर्माण कराया है। ठीक है। उनकी पुत्री का नाम था रमा देवी। तो पुत्री रमा देवी के विवाह के उपलक्ष्य श्रृंगार चौरी का निर्माण। ये जो श्रृंगार चौरी है, ये एक मंदिर है, जैन मंदिर है, शांतिनाथ। इसका दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जैन मंदिर। कुंभा ने अपनी बेटी रमा देवी के विवाह के उपलक्ष्य में श्रृंगार चौरी का निर्माण के आदेश दिए। और इसको बनाने वाला कौन था? वेलका भंडारी। निर्माण किसने किया है? जैन मंदिर है इसका, शांतिनाथ जैन मंदिर है, श्रृंगार चौरी इसका वेलका भंडारी। ये प्रमुख दुर्ग और इसका अब अपन बात करते हैं। दोस्तों, कुंभा के बारे में, कुंभा जो राजा है, इन्होंने बहुत काम किए, इसलिए ये इनके नोट्स थोड़े बड़े हैं। कुंभा के बारे में अपने को विस्तार से पढ़ना है। कुंभा से मेवाड़ के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। तो जो राणा कुंभा है, कुंभा के बाद में राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, राज सिंह है। ज्यादातर देखा गया है कि 80% क्वेश्चन इन राजाओं से आते हैं। तो इनके बारे में हम अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो राणा कुंभा ने जो कुछ किताबें लिखी और कुछ टीका की है, मतलब आज हम कहते हैं ना कॉपी, तो वो टीका पुस्तक, टीका की है, टीका की है इन्होंने। पहली पुस्तक जो चंडी शतक, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के अंदर कौन से राजा को वीर राजा की उपाधि दी गई है? आप बताइए मेरे को। चंडी शतक, चंडी शतक लिखी है, ये बाण भट्ट ने लिखी है, इसकी टीका की गई है। ठीक है। संगीत रत्नाकर किसने लिखी है? सारंगधर। ये मेन जो किताब है, इन पर टीका किसने की है? कुंभा ने की है। लेकिन ये इसके जो मेन राइटर कौन है? ये है। ठीक है ना। रसिक प्रिया किसने लिखी है? रसिक प्रिया लिखी है आपने जयदेव। लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे ये, जो इंडिया के इतिहास के अंदर अपन पढ़े रहे। तो ये मुख्यतः टीका की गई पुस्तकें हैं अपने। और राणा कुंभा जी के बारे में, राणा कुंभा ने 4 नाटक लिखे हैं।
राणा कुंभा को एक तो मेवाड़ी आती थी और कन्नड़ भाषा के भी ज्ञाता थे। कन्नड़ व मेवाड़ी भाषा के ज्ञाता। इन्होंने अपनी जितनी भी पुस्तक लिखी है उनमें मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन ये कन्नड़ भाषा का भी ज्ञाता है। पता नहीं कब ये कर्नाटक के अंदर क्षेत्र के अंदर जाकर सीख के आगे भाई राजा अपने ये कन्नड़ सीखते हैं और जोरदार राजा है अपने कुंभा। कन्नड़ भी पता नहीं कब जाकर सीख कर आगे लिखते हैं अपन, दरबारी विद्वान जो राणा कुंभा के दरबार में थे। इनके दरबार में कौन कौन विद्वान थे उनके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। पहले लिखिए आप कान्हा व्यास। मेहाजी, कुंभा ने एक पुस्तक लिखी थी एकलिंग महाकाव्य, जो वो पूरी नहीं कर पाया। इसका दूसरा भाग कान्हा व्यास ने लिखा है, ठीक है। तो कान्हा व्यास ने एकलिंग महाकाव्य, इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो तो कुंभा ने लिखा है, ठीक है ना। जो इसका पार्ट सेकंड है जिसको राजवर्णक कहते हैं, राजवर्णक, वो है ना आपके कान्हा व्यास ने लिखा। और ये जो मेहाजी है, कुंभा ने मेहाजी को कह दिया आप अपने देश के तीर्थ स्थल जितने भी हैं उन पर घूम कर आओ और उनकी जो विशेषता है उनके बारे में एक पुस्तक लिखिए। तो इनकी पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है, आप इसको ध्यान में रखना, तीर्थमाला। तो मेहाजी है, मेहाजी तीर्थ पर गए और कौन सी पुस्तक लिखी? तीर्थमाला, ठीक है। आगे अपन लिखते हैं मंडन, जो बड़े ही प्रसिद्ध है यहाँ के। मंडन ने कुंभलगढ़ और जितने भी जो 32 दुर्ग है सबका नाम अगर पूछ ले कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग आपके जो किसने बनाया, तो वो मंडन वहां का अधिकारी यही पूरी देख रेख रखता था किले के बारे में। तो मंडन ने मुख्य पुस्तक है राजवल्लभ, रूपमंडल, कोदंड मंडल, मंडल नहीं है मंडल, ठीक है, इसका नाम ही है पीछे, राजवल्लभ, रूपमंडन, कोदंड मंडन। ये जो मंडन मंडन नाम की जितनी भी किताबें हैं वो मुख्यतः इस मंडन ने लिखी है। देवमूर्ति, देवमूर्ति प्रकरण, और बहुत सी किताबें इसने लिखी है। इसके अंदर है ना रूपमंडन के मूर्ति कला, मूर्ति कला की जानकारी है। कोदंड मंडन, कोदंड किसको कहते हैं? तीर, ये तीर जो कमान है, तीर कमान, तीर कमान के विषय में अपने को जानकारी मिलती है। इसमें भी देवमूर्ति में भी मुख्यतः मूर्ति के बारे में जो जानकारी मिलती है अपने को रूपमंडन और ये राजवल्लभ, ये मुख्यतः इनकी प्रसिद्ध है। और इनमें बहुत सी किताबें लिखी है जिनके पीछे मंडन लिखा हुआ है, तो उसका उत्तर ये मंडन ही होगा। लिख लिए आप, अगले लिखते हैं अपन। अगले विद्वान है नाथा। नाथा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वास्तु मंजरी। ये मिटा दो ना।
ये अन्य विद्वान हैं जो राणा कुंभा के दरबारी थे। ठीक है, इनका भी आप ध्यान रखना। इसकी ये जो पुस्तक है वास्तु मंजरी इंपॉर्टेंट है। रमाबाई अभी अपन ने पढ़ा था, वागीश्वरी उपाधि है। जावर परगना दे दिया था, जो जावर की खान निकली थी ना, वो परगना, जावर परगना अपनी पुत्री को दे दिया था। ठीक है, हीरानंद मुनि और तिलवट, हीरानंद मुनि इनके गुरु है राणा कुंभा के। एक दरबारी कोई और है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, गोविंद। ये जो मंडन है ना, मंडन के पुत्र है गोविंद। ठीक है, तो गोविंद की कुछ पुस्तकें लिख लीजिए आप। कलानिधि, उद्धार धोरिणी, ये गोविंद की मुख्यतः पुस्तक है। कलानिधि, ये कलानिधि एग्जाम के अंदर आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है। उद्धार धोरिणी और सार समुच्चय। चलो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी लंबी थी। कुंभा के बारे में आगे अगली क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू रखेंगे, और अपने चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहिए और आप सहयोग करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।